यहाँ पर आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस करो। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि विनिमय की समस्या, कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है एक के पास कितना रहे दूसरे के पास कितना रहे, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसको कितना मिले, कहाँ पर उनकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गई। इसके समस्या को निकालने के लिए हम यूज करते हैं एजवर्थ-वोक्स का। एजवर्थ-वोक्स का ये एक एजवर्थ-वोक्स है, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो ये इंडिफरेंस करो हम ले रहे हैं, ये इंडिफरेंस करो ये हैं ए पर्सन के, यानी कि जो ये इंडिफरेंस करो है ये जो है ये कोई ए पर्सन है उसका इंडिफरेंस करो है। ये उसका इंडिफरेंस करो है। अब आप देखोगे कि जितना आप हायर इंडिफरेंस करो पर जाओगे, जितना आप हायर इंडिफरेंस करो पर जाओगे उतनी जो आपकी यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इस साइड से अगर आप लोगे तो ये जो है वो इंडिफरेंस करो है बी पर्सन के, यानी कि कोई दो पर्सन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ए पर्सन है और यहाँ पर कोई बी पर्सन है। यहाँ पर ए पर्सन है और यहाँ पर कोई बी पर्सन है, यानी कि दो व्यक्तियों की यहाँ पर आप बात कर रहे हो। ये जहाँ जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट करते हैं, अगर हम इनको मिला दें, अगर हम इनको मिला देते हैं एक लाइन के थ्रू, तो ये निकल कर आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट करो। ये कॉन्ट्रैक्ट करो होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करो जो ड्राइव हुआ है वो हुआ है इन दोनों के टेंजेंट से। इनके हर पॉइंट पर, ये मान लिया जाए कि अपने पी पॉइंट रखा, ये क्यू रखा और ये आर रखा। पी क्यू आर जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये आपको बताते हैं पेरेटो ऑप्टिमलिटी। और पेरेटो ऑप्टिमलिटी के बारे में आप जानते हो कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी कहाँ पर होती है, कि आप यदि एक की यूटिलिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरे की यूटिलिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों की यूटिलिटी को एक साथ आप इंक्रीज नहीं कर सकते। यदि एक को फ़ायदा पहुंचाया जाता है तो दूसरे का नुकसान जरूर होगा, वो होती है पेरेटो ऑप्टिमलिटी। ये तीनों पॉइंट पेरेटो ऑप्टिमलिटी को बताते हैं। तो बताया गया है कि यदि वो क्यू पॉइंट पर होते हैं दोनों कंज्यूमर, तो दोनों को बेनिफिट है और दोनों को एक जैसा ही लाभ यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए उन दोनों में परस्पर सहयोग होगा, तभी वो यहाँ पर पहुँच पाएंगे। नहीं तो वो तो या तो आर पॉइंट पर होंगे या फिर पी पॉइंट पर होंगे। यदि वो आर या पी पर पॉइंट पर होते हैं तो यदि वो आर पॉइंट पर होते हैं तो आर पॉइंट पर क्या होगा कि जो बी है उसकी यूटिलिटी कम है और जो ए है वो क्या है, हायर इंडिफरेंस करा हुआ है। ये देखो बी है यहाँ पर, ये इसको बी को यहाँ पर लिख सकते हो कि ये बी का इंडिफरेंस करो फर्स्ट, ये बी का इंडिफरेंस करो है एक तरीके से सेकंड, और ये बी का इंडिफरेंस करो है थर्ड। यानी कि फर्स्ट सेकंड वो इस साइड हायर जा रहा है और ए जो है इस साइड, तो जो ए की यूटिलिटी है वो इस साइड बढ़ती है, इस साइड इंक्रीज होती है। ए पहले यहाँ पर है, फिर ए से A1 है, फिर ए से A2 है, और जो बी है वो इस साइड से इस साइड आ रहा है, यानी कि पहले वो बी पर है, फिर B1 है और फिर B2 है। इसकी यूटिलिटी इस साइड इंक्रीज हो रही है। तो वो करें कि अगर इनको छोड़कर एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है, मान लिया जाए कि ये कोई ई पॉइंट है, तो जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है और ना ही वो पेरेटो ऑप्टिमल है यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है
वो इक्वल है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी कि बजट लाइन के स्लोप के। यहाँ पर आप बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन है आपकी। तो इन पर तो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज का सॉल्यूशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सचेंज किस पॉइंट पर कर रहे हो। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो देखो इसका स्लोप ज़्यादा है ए का, और बी वाले इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, कम है। तो यहाँ पर ई पॉइंट पर आप ऐसे लिख सकते हो, जो ई पॉइंट है कि एम आर एस एक्स वाई ए का क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन एम आर एस एक्स वाई बी, यानी कि ए के इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो ग्रेटर देन है बी के इंडिफरेंस कर्व से। तो इस पॉइंट पर पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं हो सकती। यदि आप ई से आर पर जाते हो तो बी तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, बी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो ए है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुँच जाएगा, आई सी ए से वो आई सी टू पर चला जाएगा। वैसे ही अगर आप इसके साथ यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि बी की इंक्रीज हो जाएगी और ए जो है उसी पॉइंट पर रहेगा। तो इसको बोलते हैं पैरेटो इम्प्रूवमेंट, आर और पी। और क्यों पर आपने देख लिया कि दोनों को समान लाभ है, लेकिन ये जो समान लाभ है वो तभी उनको प्राप्त होगा जब वो पारस्परिक तरीके से सहयोग की भावना रखते होंगे। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडी ऑन कंज्यूमर्स, कि जो उपभोक्ता है उसको अगर सब्सिडी दी जाती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखोगे दो चीज़ों को यहाँ पर, कि एक तो उसको सब्सिडी दी जाए गुड्स की फॉर्म में, एक उसको सब्सिडी दी जाए इनकम की फॉर्म में। एक तो आप उसको डायरेक्ट पैसे दे दो, वो जो मर्जी खरीदे, एक आप उसको क्या करो, अनाज की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में आप उसको गुड्स प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो यही निकल कर आएगा, यदि कंज्यूमर को पैसे दे दिए जाए, यानी उसको उसकी आय उसकी जेब में डायरेक्ट डाल दी जाए, यानी कि उसको डायरेक्ट कैश की फॉर्म में पैसे दे दिए जाए, तो वो ज़्यादा खुश रहता है बजाय कि सब्सिडी देने के गुड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडी ऑन कंज्यूमर्स। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं डायग्राम के थ्रू कि ओ एक्स पर हमने एक तरीके से ग्रेन्स को लिया है, अनाज को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने इनकम को लिया है, इनकम को लिया है। अब आप देखोगे कि ये एक बजट लाइन है, ये बजट लाइन आपकी कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया एम और पी। ये जो एम पी बजट लाइन है ये आपकी आफ्टर सब्सिडी है, ये आपकी आफ्टर सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी देने के बाद आपकी बजट लाइन ये है। और जो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो मान लिया जाए कि ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कोई भी ई। यहाँ पर आपका इंडिफरेंस करो आपको टेंजेंट करता है इस बजट लाइन को, तो इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है जहाँ पर इंडिफरेंस करो उसको टेंजेंट करेगा। तो उसके बाद फिर आप देखोगे कि ये क्या होगी, एक तरीके से जो ये आपकी ये बजट लाइन है आफ्टर सब्सिडी है, यानी कि सब्सिडी के बाद है। अब वो इतना एक तरीके से जो भी क्वांटिटी है, जो भी ग्रेन्स के अनाज की जो क्वांटिटी है वो भी क्वांटिटी परचेज करता है, और जो उसको सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी मिलती है, आप यहाँ से एक बार इसको इस साइड टच करवा दोगे ओ वाई एक्सिस को, जो सब्सिडी मिलती है वो इसको ये मिलती है। क्यों? गवर्नमेंट जब भी आपको गुड्स प्रोवाइड करेगी
गवर्नमेंट ध्यान रखो एक बार, जैसे ही गुड्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी तो पहले क्या करेगी, जो अनाज है वह पहले किसान से लेगी। जिस रेट पर वो अनाज किसान से लेगी उससे कम रेट पर आप देखते होगे जो राशन की दुकानें होती है जो सस्ता, जैसे कि कोटा जिसको बोलते हैं, जहाँ से मतलब जो एक तरीके से गरीब आदमी होते हैं उनको वहाँ से दाल चावल ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो फिर क्या करेगी, कम रेट पर उसको देगी। तो जो ये MS के बराबर है, मुद्रा खर्च करके MS के बराबर गवर्नमेंट खर्चा करके उनको OB के बराबर अनाज देती है। उससे ये तो है आफ्टर सब्सिडी, यानी कि जो MP है बजट लाइन है आफ्टर सब्सिडी। तो वह करें कि अगर ये बिना सब्सिडी के हम इसकी कीमत देखते या इसका खर्चा देखते हम कंज्यूमर का, तो वो कितना हो जाता। ये हम एक दूसरी लाइन लेते हैं, बजट लाइन। ये बजट लाइन है हमारी MN, यानी कि जो MN बजट लाइन है ये हमारी बिफोर सब्सिडी है, बिफोर सब्सिडी। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तब देखोगे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है वो है इस पॉइंट पर। ये कोई भी आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हो। ये हमारा कोई इंडिफरेंस करा था IC, ये मान लिया जाए कि IC नोट या 1 कुछ भी आप ले लो। तो यहाँ पर E से मान लिया जाए कि आप कोई भी H पॉइंट है, तो इस पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है ये। अभी बताती हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये मान लिया जाए कि D है। यदि उसको सब्सिडी ना दी जाए तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा, MD के बराबर जो है उसका खर्चा हो जाएगा, यानी कि MD के बराबर उसको इनकम खर्च करके OB मात्रा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब क्या है, MS देकर वो इतना प्राप्त कर, यानी कि कम, पहले ज़्यादा अगर उसको सब्सिडी ना मिले। तो ये जो ST के बराबर है, ये जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देकर उस वस्तु की कीमत को गिरा देती है। ये है उसको जब गवर्नमेंट पहले परचेज करे गुड्स को किसान से, फिर आगे चलकर वो क्या करे, इसको गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी कि सब्सिडी की फॉर्म में दे। इसके बावजूद यदि गवर्नमेंट क्या करे, यहाँ पर उनको कैश की फॉर्म में दे दे, यदि उनको कैश की फॉर्म में दे देती है तो तब क्या होगा। अभी हम देखते हैं कि यदि उनको कैश की फॉर्म में दिया जाता है तो जो ये बजट लाइन है, ये जो अभी हमने आफ्टर बिफोर सब्सिडी वाली, तो हम इसके एक पैरेलल एक बजट लाइन लेंगे। और ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट कर गई, आपकी शिफ्ट कर गई। इसको हम नाम दे देंगे, मान लिया जाए कि ये हमारी MP थी, ये MN थी। इसको हम कोई भी नाम दे देंगे, मान लिया जाए कि हमने इसको नाम दे दिया R और T, ये हमने नाम दे दिया। यहाँ पर इसका R और T हमने नाम दे दिया। अब आप देखोगे कि ये आप पढ़ चुके हो कि जब बजट लाइन हमारी अपर शिफ्ट करती है तो उसके स्लोप में तो कोई चेंज नहीं होता, बट जो कंज्यूमर है उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है। और प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो दोनों वस्तुओं के जो प्राइस है, प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y, वो कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ जो इनकम है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण से हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है। तो यदि गवर्नमेंट ये इतना इस इनकम उनको कैश की फॉर्म में दे दे तो जो उनके इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो E से C पर चला जाएगा। और E से C पर आप इसी इंडिफरेंस कर्व को आगे की तरफ बढ़ा दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब उसकी इनकम इंक्रीज कर गई है तो वो पहले के कंपेयर में क्या करेगा, इस कमोडिटी की जो डिमांड है वो पहले ओ भी उसको लेनी पड़ती है, यानी कि जो आपको कोटे से या जहाँ से भी आपको राशन मिलता उतना ही लोगे। अब वो इससे घटाकर इतना लेगा, कम लेगा, पहले के कंपेयर में कम लेगा, लेकिन जो उसकी यूटिलिटी है फिर भी क्या रहेगी, सेम ही डिफरेंस करा ऊपर है। तो गवर्नमेंट चाहती भी क्या है कि जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है,
यानी कि कम वेस्टेज हो, यूटिलिटी भी क्या रहे उसकी एक तरीके से बनी रहे, सेम बनी रहे, या फिर इंक्रीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब उसकी इनकम इंक्रीज की गई, देखो कैश की फॉर्म में उसको थोड़ा सा दिया गया, ये कम खर्चा हुआ सरकार का। दूसरा, ये सब्सिडी की फॉर्म जो थी वो ज़्यादा थी, तो थोड़ा पैसा देने से वो क्या, कम पैसे से भी उसकी यूटिलिटी क्या रही, सेम रही, और पहले के कंपेयर में कम चीज़ें उसने परचेज की, और यही गवर्नमेंट चाहती है। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि यदि गवर्नमेंट जो कंज्यूमर है उनको सब्सिडी गुड्स की फॉर्म में ना देकर उनको कैश की फॉर्म में दे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कि टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ राशनिंग, यानी कि राशनिंग की समस्याओं को हल करने में, राशनिंग की समस्याओं को हल करने में इंडिफरेंस कराओ क्या हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ राशनिंग, यहाँ पर ये कैसे समाधान देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि राशनिंग के विभिन्न तरीकों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की एक तरीके से जो करा हो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की जो व्यक्ति को लेकर चलेंगे, एक फैमिली को और नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि फैमिली को अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी फैमिली में कम मेंबर हैं और किसी फैमिली में ज़्यादा मेंबर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इससे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। वही यहाँ पर हम वीट को लेते हैं और यहाँ पर हम उनके प्राइस को लेते हैं, सॉरी राइस को लेते हैं। यहाँ पर हमने चावल को लिया है और यहाँ पर हमने गेहूं को लिया है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है एक कीमत आय रेखा है, यानी कि दो कमोडिटी दी हुई हैं और आपके पास एक तरीके से ये आपकी कीमत आय रेखा है। हम मान ले कि चावल और गेहूं दो वस्तुओं का एक तरीके से राशनिंग की जानी है, यानी कि दो वस्तुएं जो है वो लोगों में बांटी जानी है। तो यहाँ पर देखना है कि हम किसको कितना दें। ये MN कोई एक तरीके से बजट लाइन है। तो वो करें कि यदि इस पॉइंट पर हम इसका हाफ लें, इतना लें यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये ए का मान लिया जाए कोई भी कंज्यूमर है उसका इंडिफरेंस करा हुआ है और ये दूसरे का इंडिफरेंस करो, ये दूसरे कंज्यूमर का इंडिफरेंस करा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो मान लिया जाए कि बी का है और ये जो है वो ए का इंडिफरेंस कराओ। इस पॉइंट का मतलब है, इस पॉइंट का जो मतलब है वो ये है कि इन दोनों को इतना वीट दिया जा रहा है और इन दोनों को इतना राइस दिया जा रहा है, यानी कि दोनों कंज्यूमर को सेम वीट और सेम राइस दिया जा रहा है। इससे दूसरी और एक अच्छी स्कीम ये है कि यदि इनको छोड़ दिया जाए, इनको अपनी रुचि के अनुसार ही बोल दिया जाए तो आप कितना लेना चाहोगे, यानी कि कितना आपको गेहूं चाहिए और कितना आपको चावल चाहिए। मान लिया जाए कि जो ए व्यक्ति है वो मान लिया जाए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब है कि जो ए व्यक्ति है वो यहाँ पर है, उसका मतलब है कि वो इतना तो गेहूं चाहता है, इतना गेहूं चाहता है और वो इतना चावल चाहता है, यानी कि जो भी है इतना वो चावल चाहता है। पहले कितना धार मिल रहा था उसको इतना, और जो बी है वो मान लिया जाए कि वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर ये बी इक्विलिब्रियम में है, तो वो इतना गेहूं चाहता है। ये मान लिया जाए कि W से W1 था, ये W2, और उसको इतना चावल चाहिए। तो यहाँ पर देखो तो वो करे कि इस तरीके से अच्छा ये दूसरे वाला तरीका है कि ए और भी दो कंज्यूमर हैं जो गेहूं और चावल की निश्चित तथा समान मात्राएं, यानी कि OR ये स्टार्टिंग वाला और OW जो है वो प्राप्त कर रहे थे।
अब वो करें कि यदि गेहूं चावल को उनकी रुचि के अनुसार अगर उनको दिया जाए तो इस स्थिति में ये बिंदु, यानी कि वो करें कि ये जो पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट ए है, इससे क्या होगा, ए जो बंदा है वो पी पर चला जाएगा, और जो ये जो है दूसरे वाला जो है ये मान लिया जाए कि क्यू पर चला जाएगा। तो वो करें कि यहाँ पर चला जाएगा, वो चावल की इतनी मात्रा और गेहूं की इतनी मात्रा, उसी प्रकार से जो बी है वो चावल की इतनी मात्रा और गेहूं की इतनी मात्रा का कंजम्पशन करेगा। तो वो करें कि अगर ऐसा होता है तो दोनों ही कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इंडिफरेंस कर्व को पढ़कर पता चला कि हमें जो राशनिंग है वो किस प्रकार से उनकी रुचि के अनुसार करनी चाहिए, या फिर अपनी मर्जी से सरकार ने उनको अपनी मर्जी से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आप देख पाए कि जो अपनी मर्जी से अगर उनको छोड़ दिया जाए कि आपको कितना गेहूं चाहिए और कितना आपको चावल चाहिए तो अच्छा रहेगा। अब ये जो डायग्राम है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप इनको ये मत समझना कि ये दो मतलब हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जो इंडिफरेंस करा हो वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो सिंगल कंज्यूमर के इंटरसेक्ट नहीं करते। दो कंज्यूमर के जो